हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दिल्ली से काठमांडू के रोड ट्रिप के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप दिल्ली से काठमांडू बाय रोड जाते हैं तो कैसे जाएं, कौन सा रूट लें, क्या साथ लेकर के जाएं, क्या साथ ना लेकर के जाएं, और बॉर्डर पे आपको आपकी जो गाड़ी की क्लियरिंग है वो कैसे होगी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में चाहिए होंगे। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें और आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको अभी तक कहीं भी किसी वीडियो में नहीं मिली होगी। सो प्लीज स्टे ट्यून। ये देखिए रूट मैप, और ये देखिए पूरा रूट कि आप दिल्ली से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए आप जाएंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ सिटी, फैज़ाबाद, अयोध्या, बस्ती, सहजनवा जो कि गोरखपुर का बाईपास है, और देन आप नेपाल बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप नेपाल के अंदर नारायण घाट, मुगलिंग से होते हुए काठमांडू पहुंच जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली से काठमांडू का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 1140 किलोमीटर पड़ेगा। दिल्ली में मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि अगर आप इंडिया गेट से चल रहे हैं, और काठमांडू में कंसीडर कर रहा हूँ कि अगर आप काली माटी तक जाते हैं। काली माटी एक वहाँ का बहुत बड़ा जंक्शन है, तो यहाँ से पूरा सिटी आगे डाइवर्ट हो जाता है अलग अलग एरियाज की तरह। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अगर दिल्ली के इंडिया गेट से और काठमांडू के काली माटी तक जाते हैं तो लगभग ये 1100 किलोमीटर मान लीजिए, 1150 किलोमीटर पड़ेगा। अब मैं आपको इस रूट को पूरी डिटेल में समझाता हूँ विद रोड कंडीशंस। देखिए, दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे तक आपको ट्रैफिक मिल सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि आप किस टाइम निकलते हैं। अगर आप दिन के टाइम निकलते हैं जब आपके ट्रैफिक ज़्यादा हाई होता है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम निकलते हैं। अदरवाइज जो दिल्ली से लेके बॉर्डर तक का रोड है वो बहुत अच्छा है। बॉर्डर मीन्स नेपाल बॉर्डर तक का। तो आप ये मान के चलो कि दिल्ली से लेके बॉर्डर तक आपको टोटली एक्सप्रेसवेज, 6 लेन, 4 लेन और अच्छी रोड्स मिलने वाली हैं। बिल्कुल A1 कंडीशन में रोड्स मिलेंगी, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हुए हैं, एक एक करके आपको मैं बताता चला जाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली होंगी। तो अगर हम अब बात करें, अब दिल्ली से मतलब बॉर्डर जब आप पहुंच जाएंगे, वहां से फर्दर हम जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ नेपाल के मेजर टाउन्स जैसे नारायण घाट आता है, उसमें मुगलिंग आएगा। तो क्या है कि जैसे अब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद नारायण घाट जो कि लगभग 120 किलोमीटर है, वहां तक की रोड कंडीशंस अच्छी थी लेकिन अब खराब है। खराब इसलिए है क्योंकि वहां पे 4 लेन का काम चल रहा है, और 4 लेन का काम चल रहा है तो बहुत जगह डाइवर्जन दिए हुए हैं, कहीं आपको नीचे उतार देंगे, कहीं आपको ऊपर चढ़ाएंगे। तो इस तरह से वो रोड थोड़ा सा खराब हो रखा है। तो इस वजह से वो 120 किलोमीटर है वो प्लेन एरिया, और सिर्फ 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके अंदर जो कि पहाड़ी रास्ता है। लेकिन फिर भी आपको उस रूट पे जो कि पहले लगभग 2-2.5 घंटे या 3 घंटे लगते थे, उसमें अब आपको 5-1 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। ट्रैफिक कई बार क्या होता है कि एक साइड का ट्रैफिक चल रहा है, रोड बन रहा है, तो उस वजह से ट्रैफिक जैम्स मिलने के दिक्कत रहती है, और साथ में थोड़ी रोड की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नारायण घाट से फिर जब आप काठमांडू के लिए निकलेंगे फर्दर, तो वो रास्ता बहुत अच्छा है। टोटली रास्ता जो है वो पहाड़ी रास्ता है, और साथ में आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज भी देखने को मिलेंगे। आप उस रूट को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। वो भी रास्ता आगे फर्दर 120 किलोमीटर ही पड़ेगा। उस 120 किलोमीटर में आपको 4 से 4.5 घंटे लगने वाले हैं टोटल। और आगे अगर हम बात करते हैं, जो इंडिया साइड रूट है, उसकी अगर मैं थोड़ा और डिटेल में आपको उसको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे आप दिल्ली से निकलेंगे, सबसे पहले आपको जाना होगा यमुना एक्सप्रेसवे। वो आपको पता ही है कि रूट बहुत अच्छा है। यमुना एक्सप्रेसवे अगेन अच्छा रूट है, अच्छी रोड है, अच्छी रोड कंडीशन है, 6 लेन है, आप अच्छे से 100-120 पे क्रूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आगे पकड़ लेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। वो भी बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। आप इजीली क्रूज पे डाल के गाड़ी को छोड़ दो और आपकी गाड़ी आराम से लगभग 3 घंटे में आगरा से लखनऊ पहुंच जाएगी। लखनऊ पहुंचने के बाद फिर आपको लखनऊ सिटी क्रॉस करना होगा। लखनऊ सिटी क्रॉस करने के 2 ऑप्शन है। एक तो है कि आप लखनऊ में जब आप टच कर जाएंगे तो वहाँ एक मेट्रो आपको मिलेगी। मेट्रो के साथ साथ आप वो लीजिए और आगे जाके एक बाईपास बना हुआ है, उसको आप पकड़ के जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपके सिटी के बीच में से होते हुए जाएं।
मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप सिटी के बीच में से होकर के जाएं। आपको अजीब लगेगा सुन के कि सिटी के बीच में से कैसे जा सकते हैं, उसमें ट्रैफिक बहुत मिलेगा, ऐसा नहीं है। सिटी में आपको ट्रैफिक इतना नहीं मिलेगा, रेड लाइट्स हैं बट बहुत कम है, लेकिन आप सिटी भी इंजॉय करेंगे क्योंकि लखनऊ सिटी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। तो आप उस सिटी में से होते हुए जाएं। लखनऊ क्रॉस करने के बाद फिर आप चढ़ जाएंगे गोरखपुर हाईवे के ऊपर। जो गोरखपुर वाला हाईवे है वो आपको लखनऊ से बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, इन सिटीज में से होता हुआ जाएगा। तो आप लखनऊ से जब गोरखपुर वाले रूट पे लें तो एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि अगर आप गूगल मैप यूज करते हैं, कि आप गूगल में डालते हैं कि दिल्ली टू काठमांडू, तो लखनऊ के बाद एक सिटी आती है बस्ती। तो बस्ती से आपको लेफ्ट टर्न करने को बोलेगा। अरे मक्खी कहाँ से आ रही है यार भाई, नहाया हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। तो लखनऊ से जब आप, कहाँ था मैं, हाँ बस्ती। तो जो बस्ती है, जब आप बस्ती से, आपको बोलेगा, गूगल बोलेगा कि लेफ्ट टर्न कर लो, जो कि लगभग 30 किलोमीटर कम भी पड़ेगा, शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन आपको वहां से लेफ्ट टर्न नहीं लेना है। आप गूगल की मत सुनिएगा, आपको डायरेक्ट गोरखपुर की तरफ ही जाना है। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, 30 किलोमीटर कम भी है लेकिन फिर भी आपको वो रूट क्यों नहीं लेना, क्योंकि अगर आप लखनऊ अपना बस्ती से टर्न ले लेते हैं लेफ्ट टर्न, तो आपको वो रूट गांव में से होकर के लेके जाएगा। रोड अच्छा है, रोड इतना बुरा नहीं है, अच्छा ठीक ठाक रोड बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पहले एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, रोड गांव उसको कनेक्ट करते 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 आपको लेके जाएगा। तो उससे आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी, कई जगह आपको ट्रैफिक जैम भी मिल सकता है। तो उसकी बजाय मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप गोरखपुर की तरफ से होते हुए जाएं। गोरखपुर से लगभग 15 किलोमीटर पहले एक जगह आएगी सैजनवा, वो एक्चुअली गोरखपुर का आउटर है। तो वहां से आपको लेफ्ट टर्न कर जाना है टूवर्ड्स नेपाल, यानी कि नेपाल बॉर्डर की तरफ। उसको वो भी मैं आपको बताऊंगा उसको क्या बोलते हैं। तो जब आप उस तरह लेफ्ट टर्न कर जाएंगे तो आप पूरा गोरखपुर बाईपास कर देंगे, गोरखपुर सिटी नहीं आएगी। इससे पहले जो लोग जाया करते थे बाया गोरखपुर, तो उनको गोरखपुर सिटी में से होके जाना पड़ता था, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो अब ऐसा नहीं है, अब आपको बाईपास, आपके लिए बाईपास बना हुआ है, और आप गोरखपुर बाईपास को लें, और उससे आपका जो बस्ती वाला टर्न था जो गूगल बता रहा था, उसकी बजाय अगर आप ये वाला रूट लेंगे गोरखपुर बाईपास वाला, तो आपको 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन आपका लगभग 1 घंटा सेव कर देगा ये, क्योंकि ये सारा जो एक्सप्रेस वे है, जो हाईवे जो बना हुआ है, वो 4 लेन का बना हुआ है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जब आप बॉर्डर पहुंच जाएंगे, अब बॉर्डर के बता देता हूँ आपको पहले। जब आप बॉर्डर पहुंचेंगे, बॉर्डर देखिए, बॉर्डर का जो नाम है नेपाल बॉर्डर का, उसको हम बोलते हैं सनौली बॉर्डर। जो इंडिया में टाउन लगता है उसको बोलते हैं सनौली सिटी, और जो टाउन नेपाल की तरफ से लगता है उसको बोलते हैं भैरवा। तो कुछ लोग उसको भैरवा बॉर्डर बोलते हैं, कुछ लोग उसको सनौली बॉर्डर बोलते हैं। तो आप उसको जब गूगल पे डालेंगे तो आप उसमें सनौली या भैरवा डाल सकते हैं, तो आपको वो डायरेक्ट बॉर्डर तक ही लेके जाएगा। तो ये हुआ आपका सारे रूट की डिटेल। अब जब आप बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, अब सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपको परमिशन लेनी है कि आप अपनी गाड़ी को नेपाल के अंदर ड्राइव कर सकें। तो उसका तरीका क्या है कि आप पहले नेपाल के अंदर जाएं, वहां पे जैसे ही आप नेपाल में बॉर्डर क्रॉस करेंगे, बॉर्डर भी उसमें क्या होता है कि जैसे पहले इंडियन पुलिस है, देन इंडियन कस्टम है, देन नेपाल पुलिस है, देन नेपाल कस्टम है। तो उसका तरीका ये है कि आप बॉर्डर क्रॉस करें, क्रॉस करते ही जो नो मैंस लैंड होता है, आप नेपाल में एंटर कर जाएंगे, वहां पे एक पार्किंग बनी हुई है। आप पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ा कीजिए और उसके बाद अपना परमिट बनवाइए। और जो पार्किंग में जब आप खड़े करने के लिए जाएंगे गाड़ी, तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। इंडियन नंबर देख करके इकट्ठा क्यों होंगे? क्योंकि वो आपको बोलेंगे कि आप हमारे से परमिट बनवा लीजिए। एजेंट्स होते हैं एक्चुअली वो। अब परमिट क्या है कि हम लोग जैसे इंडिया में परमिट बोल देते हैं, तो नेपाल में इस चीज को बोलते हैं भंसार, कि आपको गाड़ी का भंसार बनवाना है। तो ये डॉक्यूमेंट होता है एक्चुअली, एक परमिट ही होता है। तो उसमें आपको अपनी गाड़ी की आरसी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल, ये आपको अपने वहां पे जो भी एजेंट होगा, किसी भी एजेंट को पकड़ लीजिए और उसको आप ये दोनों चीजें दे दीजिए, अपनी आरसी और अपना ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल विद फोटोकॉपी। साथ में फोटोकॉपी भी देनी पड़ेगी आपको। तो अच्छा है कि आप दिल्ली से ही वो फोटोकॉपी करा करके लेके जाएं। तो जब आप वहां वो दोनों डॉक्यूमेंट्स दे दोगे, तो वो आपसे एक फी चार्ज करेंगे। फीस क्या है? बड़ी नॉमिनल सी फीस है, लगभग 500, यस 500 रुपए नेपाली लगते हैं पर डे के हिसाब से। और जैसे सपोज आप नेपाल में, ये जो आपका ट्रिप है, आप सपोज 1 हफ्ते के लिए जाना चाहते हैं,
7 डेज के लिए। तो आप अपना परमिट 8 दिन के लिए बनवाइए। अगर आप 10 दिन के लिए जाना चाहते हैं तो 11 दिन का बनवाइए। 4 दिन के लिए जाना चाहते हैं तो 5 दिन का बनवाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चलें, कि हो सकता है कहीं नेपाल में आपको 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाए या वापसी में आपको टाइम ज़्यादा लग जाए, तो बेटर है कि आप उसमें 1 दिन फालतू ही लेकर के चलें, मतलब बफर टाइम लेकर के चलें। तो 500 रुपये का आप इसमें जो मैं 500 रुपये बता रहा हूँ ये नेपाली बता रहा हूँ, यानी कि इंडियन रुपये 300 रुपये लगेंगे पर डे। यानी कि अगर आपने 5 दिन का अपना परमिट बनवाया या भंसार बनवाया तो उसमें आपके 1500 रुपये लगेंगे। तो दोस्तों इसमें जो बॉर्डर है इसके टाइमिंग भी है, ये लगभग मॉर्निंग में 7 बजे खुल जाता है और रात को 9 बजे तक रहता है। तो ये टाइम टेंटेटिव है, इसमें ना 1 घंटा कम ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की सर्दी में जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, ट्रैफिक कितना लगा हुआ है। ट्रैफिक मेरे कहने का मतलब कि वहाँ पे जितने भी ट्रक्स हैं वो वहीं उसी बॉर्डर से होकर क्रॉस होते हैं, तो इसलिए उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो टाइमिंग जो है वो आपको मद्देनजर रखते हुए अपना ट्रैवल प्लान करना पड़ेगा। तो बॉर्डर की एक टाइमिंग है एक्चुअली। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाड़ी की, कि आप गाड़ी कौन सी लेकर के जाएं। देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ए गाड़ी लेके जानी है, बी गाड़ी लेके जानी है, आप किसी भी गाड़ी पे जा सकते हैं। चाहे आपके पास एक छोटी हैचबैक गाड़ी हो या आपके पास एक बड़ी एसयूवी गाड़ी हो, मतलब कहने का चाहे आपके पास ऑल्टो हो या फॉर्च्यूनर हो, कोई भी गाड़ी हो, आप किसी भी गाड़ी पे आराम से जा सकते हैं नेपाल के अंदर। ये वैसे ही है जैसे आप नेपाल इंडिया में हम लोग मसूरी, शिमला, मनाली ऐसी जगहों पे जाते हैं, वैसे ही काठमांडू जाने के लिए आपको जैसे उस गाड़ी में जा सकते हैं यहाँ भी जा सकते हैं। आप बाइक पे जाना चाहें तो बाइक पे भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी पे जाना चाहते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको ऐसी गाड़ी या वैसी गाड़ी ही लेके जानी है, तो वो आप उसके लिए फ्री हो। और फिर बात हम करते हैं करेंसी जो है, नेपाली करेंसी इंडियन करेंसी से सस्ती है। यानी कि अगर आप इंडिया के 500 रुपये देते हो तो नेपाल के 800 रुपये बन जाएंगे, यानी कि 0.6 या 1.6 की रेशोस में ये चलता है। और इंडियन करेंसी नेपाल में वैलिड है, यानी कि अगर आप इंडियन करेंसी में वहाँ पे कुछ परचेज करना चाहते हैं, कुछ किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, आप वो ईजिली कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर 2000 और 500 का नोट नहीं चलता। जो इंडिया के हमारे 2000 और 500 का नोट है वो वहाँ पे वैलिड नहीं है, तो आपको 100 के, 50 के, इस तरह के नोट्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसका तरीका ये है कि आप बॉर्डर पे जाएं, अपने करेंसी को या तो आप कन्वर्ट करा लें नेपाली करेंसी में, और या इंडियन नोट्स अगर आप लेके जा रहे हैं तो वो छोटे नोट लेकर के जाएं। उसमें क्या होता है कि सपोज आपने कुछ मार्केट से परचेज किया और उसकी टोटल कॉस्ट 800 रुपीज़ है नेपाली में, तो आपको 800 रुपये देने की जरूरत नहीं। आप तो या तो नेपाली 800 रुपये दे दीजिए या आप इंडियन 500 रुपये दे दीजिए, तब भी बात बन जाएगी। 500 मीन्स 100 के 500 का एक नोट नहीं चलेगा। कुछ जगहों पे ले भी लेते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन वैलिड नहीं है ये। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे या किसी होटल की पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इंडियन करेंसी में नहीं कर पाएंगे अगर आप 2000 और 500 का नोट यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप या तो कन्वर्ट करा लीजिए बॉर्डर पे, या वहाँ जाके कन्वर्ट करा लीजिए, और या फिर आप उसको छोटे नोट्स में इंडियन करेंसी को यूज़ कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लैंग्वेज का वहाँ कोई इश्यू नहीं आने वाला आपको। वहाँ पे सब लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंटीरियर में चले जाओ कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत है, पर अभी तक हमने आज तक मतलब इस तरह की कोई दिक्कत फेस नहीं करी है। तो लैंग्वेज वाइज आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला है। अब साथ क्या लेकर के जाएं और क्या ना लेकर के जाएं। लेकर के जाएं वाली ज़्यादा थोड़ी लंबी वो है, जैसे RT-PCR टेस्ट है, वो आपका मस्ट है। स्पेशली इन दिनों में तो है ही, जब तक ये कोविड चल रहा है और जब तक ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि RT-PCR टेस्ट वही सेम आपका जो 72 आवर्स वाला है वो आपको चाहिए। वो बॉर्डर पे चेक होता है, वो इंडियन बॉर्डर पे भी चेक होता है, और अंदर नेपाल में भी कहीं पर भी चेक हो सकता है। कहीं भी पुलिस ने आपको रोक लिया तो आपसे वो RT-PCR की रिपोर्ट मांग सकते हैं, जो कि 72 आवर्स तक वैलिड हो। फिर इसके बाद आता है इंश्योरेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस। आपको पता है कि आपकी गाड़ी ऑलरेडी इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस करवा रखा होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक जियोग्राफिकल लोकेशन या जोग्राफिकल एरिया करके एक ऑप्शन होती है। बेशक आप अपनी पॉलिसी उठा करके देख लीजिए, उसमें जोग्राफिकल लोकेशन में आपने लिखा होगा इंडिया, जो वो बाय डिफॉल्ट आती है। तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से, जहां से आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस किया है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, जिससे भी आप जाना चाहते हैं, उस गाड़ी का आप जियो लोकेशन ऐड करवा लीजिए। उसको जाके बोलना कि भैया मेरा जियो लोकेशन ऐड कर दो नेपाल भूटान इकट्ठा ही ऐड होता है। तो नेपाल भूटान ऐड करने से क्या होगा कि आपकी गाड़ी अगर खुदा न खास्ता नेपाल के अंदर, यानी कि जो इंडियन टेरिटरी के बाहर या भूटान के अंदर, अगर आप भूटान गए हुए हैं
तो वहां पर अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो उस केस में आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। अगर आपकी जियो लोकेशन एडिट नहीं है तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी क्लेम नहीं ले पाएंगे। तो ये बेटर है कि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में वो ऐड करवा करके जाएं। ऐड करवाने में मुश्किल से 15 मिनट का काम है। आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बोलिए, वो आपको हाथ करके देंगे। चार्जेस भी बहुत नॉमिनल हैं, 500 रुपये लगते हैं 1 साल के। अगर आपकी पॉलिसी 10,000 रुपये में रिन्यू होती है या 10,000 रुपये आपके लगे हैं तो 10,500 लगेंगे, तो 1 साल के हैं। तो इसको तो आप बेशक एक आदत बना लीजिए, जब भी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू होना है तो आप नेपाल भूटान ऐड करवाइए, जियो लोकेशन ऐड करवाइए। सिर्फ 500 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा है। सिम कार्ड, दोस्तों सिम कार्ड की जहाँ तक बात है उसमें अगेन 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप इंडिया वाला जो आपका सिम है आप उसी को वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको वही सेम, अगर आपका जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर है आप उससे बोलिए कि आपको इंटरनेशनल रोमिंग में ये यूज़ करना है मोबाइल, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है कि जैसे एयरटेल का लगभग 2,500 से 3,000 रुपये लेते हैं 10 दिन के लिए, जिसके अंदर वो इनकमिंग आपको फ्री देते हैं, आउटगोइंग कुछ एक आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं जो फ्री मिलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आता है कि आप वहाँ पे एंटर करते ही बॉर्डर पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है और आपको एक सिम इशू कर देंगे। वो उस सिम को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिचार्ज कीजिए और यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है अगेन आपके ऊपर कि आपको जो इंडिया का नंबर है वो कितना इंपॉर्टेंट है वहाँ पे यूज़ करना। अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आई रिकमेंड कि वहाँ पे चुपचाप एक सिम लीजिए, यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद उसको अगर रखना चाहें रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो उसको आपको इंडिया में आते डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो नेटवर्क वाइज आपको कोई इशू नहीं आने वाला पूरे नेपाल के अंदर। दूसरी बात आती है फ्यूल की। फ्यूल जो है वो नेपाल में इंडिया से सस्ता है। सस्ता थोड़ा नहीं, बहुत सस्ता है। लगभग 12 से लेके 14 रुपये पर लीटर सस्ता पड़ेगा आपको। तो उसके लिए मैं रेकमेंड की जगह आप दिल्ली से निकलें तो अगर आप बॉर्डर पहुंचने वाले हैं तो इंडिया साइड फ्यूल मत लो। जो आपको अपनी गाड़ी में फ्यूल लेना है वो नेपाल में जा करके ही लेना, इंडिया में मत लो। और नेपाल में जो फ्यूल पंप्स हैं, जो पेट्रोल पंप्स मिलते हैं आपको, वो दिखने में इतने अच्छे नहीं होंगे। आपको लगेगा यार ये कैसा पंप है, नहीं हम कहीं और से लेते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पे सारे पंप ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, दिखने में इतने अच्छे नहीं है। तो जो भी आपको फर्स्ट पंप मिलता है आप उससे अपनी गाड़ी को रिफिल कर लीजिए। ऐसे ही सेम जब आप वापस आ रहे हैं नेपाल से तो आप नेपाल से ही अपनी गाड़ी को रिफिल करा करके ही आए। दोस्तों अब एक और इम्पॉर्टेंट और लास्ट बात कि आप किस टाइम निकलना चाहिए आपको दिल्ली से। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था कि यार किस टाइम निकलें, किस टाइम पहुंचेंगे। तो देखिए ये अगेन इसको मैं 2 चीज़ में डिवाइड करता हूँ। एक तो ये कि आपके पास दिन कम है और आप चाहते हैं कि नॉन स्टॉप एक ही दिन में एक ही स्ट्रेच में आप पूरी ये जर्नी करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए कि आप दिल्ली से रात के टाइम निकलिए। रात के मीन्स रात को 7-8 बजे टाइप्स। 7-8 बजे अगर आप निकलते हैं और आप ये मान के चलो कि आप मॉर्निंग में अराउंड 9 और 10 9-10 बजे तक आप बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि दिन में क्योंकि बॉर्डर भी खुला मिलेगा, आप वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद आप उसमें फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने में मेरे ख्याल में आपसे 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट या स्नैक्स या जो भी आप करना चाहते हैं नाश्ता वगैरह करेंगे तो उसमें आपको 1-1.5 घंटा जाएगा। साथ में तब तक आपका परमिट भी बन के आ जाएगा। और वहां से फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए टूवर्ड्स काठमांडू। और काठमांडू आप शाम तक पहुंच जाएंगे। और दिन में आप जो काठमांडू का एरिया यानी कि नेपाल में जो आप ड्राइव करेंगे उसके आपको ये बेनिफिट होगा कि वहाँ की आप नेचुरल ब्यूटी, वहाँ पे जो समंदर, नदी, पहाड़, ये सब कुछ आप इजीली देखते हुए जाएंगे, इंजॉय करते हुए जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन ये तब अगर आपको लगता है कि आप 24 से 25 घंटे लगातार ड्राइव कर सकते हैं तो, क्योंकि वो रोड कंडीशन मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि थोड़ी सी खराब है तो उसमें 2 से 3 घंटे ज़्यादा लगने वाले हैं, इसलिए 24 से 25 घंटे लगेंगे। अदरवाइज ये जर्नी लगभग 18 से 20 घंटे में हो जाती होती है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन चला रहा है, किस तरह चलाते हो, उस चीज़ पे सब डिपेंड करता है। और दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि आपने एक स्ट्रेच में नहीं करनी है जर्नी, आपको ये जर्नी ब्रेक करनी है, आपको बीच में रेस्ट करना है, उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप फिर दिल्ली से मॉर्निंग में निकलें। अर्ली मॉर्निंग मीन्स 4, 5, 6 जिस बजे जो भी आपको टाइम सूट करे, लेकिन मैक्सिमम आपको 6 बजे निकलना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। कारण ये कि फिर आप बॉर्डर पे पहुंचने में लेट हो जाएंगे। तो कोशिश करो कि आप सुबह 6 बजे तक हद से निकल जाओ और गाड़ी को कम से कम स्टॉपेज लें रास्ते में। जैसे आपका मील ब्रेक्स हैं या टी ब्रेक्स हैं, बस वही लें, इधर उधर वैसे ना रुकें बिना वजह से।
तो उससे क्या होगा कि जब आप नेपाल बॉर्डर पे पहुंचेंगे आपको बॉर्डर खुला मिलेगा। अगर आप लेट करेंगे तो आपको बॉर्डर क्लोज मिल सकता है। तो फिर इस केस में आपको इंडिया में कहीं पर ही स्टे करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट डे आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, फिर आप काठमांडू जाएंगे। तो बेटर है कि आप सेम डे नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके बॉर्डर पर, जो कि भैरवा बॉर्डर बोलते हैं उसको नेपाल साइड, तो वहां पर आप कोई होटल लें। वहां पे होटल्स की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर आपको 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार हर तरह के होटल्स मिल जाएंगे, लॉजेस भी मिल जाती हैं। तो आप वहां पे नाइट स्टे करें और सुबह उठें जल्दी, वही सेम 6 7 8 बजे के टाइप, मैक्सिमम 8 बजे तक निकल जाएं, ताकि शाम को आप इवनिंग में 5 6 बजे आप नेपाल में एंटर कर जाए, काठमांडू में एंटर कर जाएं। काठमांडू में जाने के बाद अपना होटल में रहिए, स्टे कीजिए और पूरा ट्रिप एंजॉय कीजिए उसको। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दी कि दिल्ली से काठमांडू अगर आपको बाय रोड जाना है तो कैसे जाएं। अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि काठमांडू में अगर आपको घूमना है या नेपाल में जो घूमना है वो कहाँ कहाँ जाना चाहिए। मैं फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा कि इसमें जाओ उसमें जाओ, मैं सिर्फ काम की चीज़ें बताऊंगा कि जो मस्ट विजिट हैं, जहाँ पे आपको जाना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप काठमांडू गए हैं या नेपाल में गए हैं तो वो पॉइंट्स तो आपको टच करने ही चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच दोस्तों आज मैंने दिन में वीडियो जो अपना बनाया था नेपाल और दिल्ली से काठमांडू के रोड ट्रिप के बारे में, तो उसको भी मैं अपलोड करने लगा। तो मैंने एक चीज़ उसमें जब मैंने रिव्यू किया तो पता चला कि मैंने एक गलती कर दी कि मैंने बोला कि नेपाल में जब आप जाएंगे तो आपको समंदर, पहाड़, नदी, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर समंदर नहीं है। नेपाल में कोई समंदर नहीं है। हाँ, आपको नदी पहाड़ खूब मिलेंगे। और 2 4 चीज़ें थी जो छोटी छोटी सी जो मिस कर गया था उसके अंदर, तो मैंने रिव्यू करते हुए मैंने देखा। तो एक सबसे पहले कि आप अपना इंडियन क्रेडिट कार्ड वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। इंडियन क्रेडिट कार्ड वहाँ पर वैलिड नहीं है। अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को उठाइए और उसको फ्लिप कीजिए। जब आपको घुमाएंगे तो बैक साइड पे आप देखेंगे उस पर लिखा होगा कि दिस कार्ड इज नॉट वैलिड इन नेपाल एंड भूटान, क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप वहाँ पे जाकर के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप ड्रिंक करते हैं, और चाहे आप सोशली करते हैं चाहे आप रेगुलर ड्रिंक करें, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। आपकी कितनी बड़ी भी अप्रोच हो, कुछ भी हो, आपको 1 दिन के लिए जेल जाना ही पड़ेगा। आपका जो परमिट है, बंजार है, वो कैंसिल होगा अलग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आपको वो छोड़ेंगे जेल से तो आपकी 1 घंटे का एक सेशन भी होगा, उसके बाद आपको वो जाने देंगे। तो आप अगर वहाँ पे जा कर के ड्रिंक करते हैं तो गाड़ी मत चलाइएगा। या तो आप टैक्सी यूज़ कीजिए या अपने साथ कोई ऐसा ड्राइवर रखें जो ड्रिंक ना करता हो या जिसने ड्रिंक ना कर रखी हो। तो बाकी आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।